There is no power on earth that can stop an idea whose time has come. विक्टर ह्यूगो की इन लाइन से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना जो बजट था प्रेजेंट किया। उस टाइम वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी स्पीच में कहा कि अब टाइम आ चुका है, इंडिया जरूरत से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता। लाइसेंस, कोटा, परमिट राज ने इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोक के रखा हुआ है और अब हम इस लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को खत्म करना चाहेंगे। और इस साल इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा लैंडमार्क ईयर जो है वो आया। देश ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई। इस वीडियो में हम लोग ये चीज समझेंगे कि किस तरह से जो बैकग्राउंड था वो क्रिएट हुआ कि लाइसेंस, कोटा, परमिट राज को खत्म किया जाए, और उसके बाद देखेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आए। तो आई होप आपको इस वीडियो के देखने के बाद पूरा का पूरा चैप्टर जो है डिटेल में समझ लग जाए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। बैकग्राउंड को समझते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन था, तीनों को लाने के क्या कारण थे। सबसे पहले देखो, इंडिया जो था ना, इंडिया बीओपी का क्राइसिस फेस कर रहा था। क्या है ये बीओपी? बीओपी हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब प्रीवियस ईयर्स पढ़े थे उसमें देखा था। तो बीओपी के क्राइसिस में क्या था कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे वो इंडिया के एक्सपोर्ट से काफी ज्यादा थे। दैट मीन्स अगर हम मान लो सपोज किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो हमें उनको भर भर के पैसा पे करना पड़ेगा, और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो भर भर के पैसा हमारे पास आएगा। पर कंडीशन क्या बनी हुई थी? भर भर के पैसा बाहर जा रहा था, आ तो कम रहा था, जिसकी वजह से इंडिया बीओपी क्राइसिस फेस कर रहा था। और अगर बीओपी क्राइसिस फेस करेगा तो अल्टीमेटली इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व भी जो था वो कम होगा, क्योंकि हमें पैसा पेमेंट में देना है। हमारे पास पैसा, फॉरेन करेंसी आ कम रही है बट जा ज्यादा रही है। ओके, नाउ गल्फ वॉर, कुवैत वॉर जिसको कहा जाता है, कुवैत के ऊपर हो गया जी अटैक। सद्दाम हुसैन ने अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर। ओके, तो उस टाइम क्या हुआ, जब भी ना किसी भी गल्फ रीजन में कोई ना कोई टर्बुलेंस होता है, जब भी, जैसे अभी भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना गल्फ रीजन में, इजराइल पैलेस्टीन वाला इशू चल रहा है, तो वही सारे रीजन में अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम चलती है तो ऑयल के रेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो एरिया बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया है। अभी भी देखो ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, समझे इस चीज को। और जब भी ऑयल के प्राइसेस हाई होंगे तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों मुसीबत है भाई? इंडिया जो है ना तकरीबन 80 से 85%, मतलब 80 to 85% जो अपनी ऑयल की नीड्स है वो इंपोर्ट करके फुलफिल करता है। इंडिया में ऑल्दो ऑयल है, जो बॉम्बे हाई वाला रीजन है वहां से हम ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट इतना ज्यादा हमारे पास डोमेस्टिक ऑयल नहीं है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है हमारी फुलफिल हो सके, इसलिए हमें बाहर से बहुत सारा तेल मंगवाना पड़ता है। और जब वॉर हुआ, वॉर की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस थे वो क्या होने शुरू हो गए, शूट अप होने शुरू हो गए, और इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। क्योंकि देखो, अगर मान लो सपोज कोई चीज हमें पहले $100 की मिल रही थी, अब अगर वो चीज हमें $200 की मिलेगी और कुछ टाइम बाद वही चीज हमें $400 की मिलेगी, तो भाई कहां से पैसा पे करना है? इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं, और तेल की डिमांड तो रहेगी, इंडिया एक एनर्जी हंग्री कंट्री है। उसके बाद रेमिटेंसेस कम हुए। जब वॉर हुआ ना, तो वॉर के टाइम पे क्या हुआ, काफी सारे जो इंडियंस हैं वो अपने देश में वापस आना शुरू कर दिए। एयरलिफ्ट मूवी, अक्षय कुमार की बहुत प्यारी मूवी है, उसमें ये सारा कुछ दिखाया हुआ है किस तरह से जो लोग हैं वो वापस आए, कितनी प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो वापस आए। अब जब वापस आएंगे तो आप खुद समझो, पहले वहां पे काम करते थे, काम करते तो माया मिलती थी, पैसा मिलता था, पैसा मिलता था इंडिया में भेजते थे, उसको कहते हैं रेमिटेंस। अब जब काम से निकल गए, इंडिया ही वापस आ गए, तो कहां से पैसा मिलेगा? रेमिटेंस कम हुआ। अब रेमिटेंस कम हुआ, जो इंडिया में उनकी फैमिलीज बैठी हुई थी वो पहले तो खर्चा करती थी, अब उनका खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हुआ, दैट मीन जीडीपी ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। इन्फ्लेशन जो था वो 17% था। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? महंगाई। आज के टाइम पे ऑन एन एवरेज 1% के अराउंड महंगाई चल रही है, तब भी हम कहते हैं महंगाई डाइन खाया जाता है, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। बट उस टाइम 17%, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है उसको। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट भी हमारा क्या निकलेगा? ज्यादा निकलेगा। कोरिलेट करते हैं 8.4% ऑफ द जीडीपी, बहुत ज्यादा। दैट मीन्स हमारा टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से बहुत ज्यादा ऊपर था।
तो हमें क्या करना पड़ता था, बोरो करना पड़ता था। फॉरेक्स रिजर्व हमारे सिर्फ 2 हफ्तों के थे। भाई इंपोर्ट करना है तो फॉरेक्स रिजर्व चाहिए, चाहिए ना फॉरेक्स रिजर्व। अगर फॉरेक्स रिजर्व नहीं होगा तो हम क्या इंपोर्ट कर सकेंगे? क्या हमें कोई कंट्री जो है कोई सामान देगी? बुआ का लड़का थोड़ना है वो, या मामे का लड़का थोड़ना है कि हाँ यार चल ठीक है हेल्प कर देते हैं इंडिया की। ऐसा नहीं होने वाला भाई। अगर हमें उनसे सामान खरीदना है तो अल्टीमेटली हमें उन्हें पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा, और फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का बचा था। ये खत्म हो जाता तो आप समझो, ना तेल आता, ना गाड़ी चलती, ना फैक्ट्री चलती, ना देश चलता, ना इवन इलेक्ट्रिसिटी आती। इतना ज्यादा दिक्कत। ओके, आज के टाइम पे हम फिर भी बहुत कहे कि हम बहुत सिक्योर्ड है। आज के टाइम पे हमारे पास 10 से 12 वीक्स का अभी भी फॉरेक्स एक्सचेंज, वीक नहीं मंथ्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो पड़ा हुआ है। हम 10 से 12 महीने आराम से निकाल सकते हैं, इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास पड़ा है। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज देयर। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए 90s के टाइम पे। मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबल जो डिकेड था पूरा का पूरा, वो क्या था? 90s का डिकेड था। 10 साल में आप एक चीज देखो, राजीव गांधी, उसके बाद वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देन पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये है पीवी नरसिम्हा राव, जिनकी वजह से न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ सके। ओके, फिर इनके बाद आए एच.डी. देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, 7 प्राइम मिनिस्टर्स। और अभी मोदी जी चल रहे हैं कितने सालों से। ओके, पीवी नरसिम्हा राव जी ने और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंडिया में इनिशिएट किया, और इसी वजह से इस पॉलिसी को राव मनमोहन मॉडल का नाम भी दिया जाता है। राव मनमोहन मॉडल। राव पीवी नरसिम्हा राव, ही वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे। तो ये बैकग्राउंड बना जिसकी वजह से हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इनिशिएट करना चाहते थे, बिकॉज इंडिया जो था एक किस्म से खड्डे में गिरा हुआ था, तो खड्डे से हमें बाहर निकाल के लाना था इंडिया को। तो लिबरलाइजेशन, पहला शुरुआत करते हैं कि लिबरलाइजेशन में क्या था। लिबरलाइजेशन में सिंपल शब्दों में समझो कि यार सरकार को हटा दो, सरकार का कंट्रोल, हमें अननेसेसरी कंट्रोल खत्म करना है। तो अल्टीमेटली इट मींस फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कहते थे ना कि सरकार कहती है भाई अगर पिज्जा में तूने चीज डालना है तो इतना सा चीज डालना है, उनकी मर्जी से चीज डलेगा, जैसे मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझाया था। तो वो चीज जो है वो लिबरलाइजेशन में खत्म करनी है। ऐसा इसलिए कहा गया बिकॉज 1991 से पहले की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ना बहुत तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे प्राइवेट एंटरप्राइजेस पे। मैं आपको क्लियर कट कुछ रिस्ट्रिक्शंस बताता हूँ। लाइसेंस लेने जाओगे भाई, प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करना है, लाइसेंस लो। प्रोडक्शन यूनिट में अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज करना है, लाइसेंस लो। किसी जगह पे फैक्ट्री सेटअप करनी है, लाइसेंस लो। भाई कितने लाइसेंस लेने हैं? और लाइसेंस क्या आपको लगता है बहुत जल्दी मिल जाते थे? आंसर इज कंप्लीटली नो। भाई इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं मिलते थे। जब लाइसेंस नहीं मिलना है, कंट्रोल करके रखना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? करप्शन, टेबल के नीचे से करप्शन चलेगी। और इतनी करप्शन थी, आप एक चीज देखो, राजीव गांधी जी ने भी, ये उनका स्टेटमेंट है, मैं अपनी कहानी नहीं बता रहा, राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि मैं अगर 1 रुपया भेजता हूं तो वो पूरा 1 रुपया पहुंचता ही नहीं है, 10 पैसे के अराउंड पहुंचते हैं फाइनल जहां पे मेरे को पैसा भेजना है। तो इतना करप्शन था, इतनी ज्यादा इनएफिशिएंसी थी, और अल्टीमेटली देखा जाए तो ये चीजें होंगी तो डिले भी होंगे। जब इतने डिले होंगे तो कोई बंदा, आप सोचो कि यार पहले धक्के खा रहा है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, उसके बाद इसका मन करेगा कि मैं देश में इन्वेस्टमेंट करूं। तो क्या इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छी जगह थी? क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे था? आंसर वाज नो। तो इस चीज को सही करना था। अब अगर ऐसी चीजें होंगी तो हमारी जीडीपी ग्रोथ आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा फॉल करेंगे। और 85 के बाद ना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने विजिट किया वैसे इंडिया में, और उन्होंने राजीव गांधी गवर्नमेंट को कहा, सीरियसली कहा कि आपकी कंट्री कभी भी डिफॉल्ट कर सकती है, आपको चेंजेस करने चाहिए, आपको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। बट उस टाइम ये था ना, यहाँ पे तो भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स चलती है, अगर हमने ये सारी चीजें चेंज की तो हमारी वोट जो है वो टूट जाएंगी, तो नहीं की। तो ऐसा करते 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 कहते हैं बीमारी को और ज्यादा क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। पर जब लिबरलाइजेशन आया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब जो है ग्रेटर रोल दिया जाएगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को।
पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब 1991 के बाद अब प्राइवेट सेक्टर दैट मीन मार्केट फोर्सेस जो है वो ज्यादा रोल प्ले करेंगे। ऐसा क्यों कहा? अगर मैं एक सिंगापुर का केस स्टडी देखूं तो सिंगापुर में भी आप डेवलपमेंट पहले की देख सकते हो, रिफॉर्म से पहले की ये हालात थे, बट जैसे ही रिफॉर्म्स इनिशिएट किए मतलब सरप्राइजिंग था, इतना ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट इन्होंने किया। इनका डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंसिडर किया जाता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, यही चीजों को इन्होंने फॉलो किया लिबरलाइज करके। पर क्या पूरा का पूरा सरकार का कंट्रोल हटाना जो है वो सही था? अब हम समझेंगे कि लिबरलाइजेशन में ऐसी क्या क्या चीजें की गई। तो लिबरलाइजेशन में पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के कुछ रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन में भी कई तरह के रिफॉर्म्स है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हुए, फाइनेंशियल सेक्टर के हुए, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके रिफॉर्म्स है, वो सारे के सारे एक एक करके देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसे क्या क्या रिफॉर्म्स आए। तो पहली बात तो लाइसेंसिंग जो थी वो खत्म कर दी, बट क्या सभी के लिए लाइसेंसिंग खत्म कर दी? आंसर इज नो। 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए लाइसेंस जो है वो खत्म किया गया, खत्म नहीं किया गया। ऐसी वो कौन कौन सी है? लिकर, मैंने जज्बाती होकर कह दिया खत्म कर दिया गया, बट खत्म नहीं किया गया। इन इंडस्ट्रीज को सेटअप होने के लिए अभी भी लाइसेंस जो है वो लगेगा। तो पहले क्या था? अल्कोहल। अब शराब बनाने के लिए क्या है? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और अगर कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से बनाता है तो डेफिनेटली उसको जेल में जाना पड़ेगा। देन सिगरेट्स, सिगरेट बनाने के लिए भी लाइसेंस लगेगा। अगर आपने कोई आम या फिर कोई डिफेंस रिलेटेड बनाना है तो लाइसेंस लेना है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स बनाने हैं तब भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, और डेंजरस केमिकल्स बनाने हैं तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना भाई? ऑब्वियस है ना। अगर मान लो सपोज आपने बिना लाइसेंस के एक्सप्लोसिव्स बना दिए, कहीं भी बम जाके उड़ा दो, कहीं भी हथियार बना दिए, वही मुन्ना जो है मुन्ना भैया की तरह मिर्जापुर बनते रहो कहीं भी कहीं। ओके, तो इस तरह से हमें क्या करना है, जो लाइसेंसिंग है वो एबॉलिश तो करनी है, पर ऐसी इंडस्ट्रीज में लाइसेंस अभी भी लगना है जो डेफिनेटली सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ओके, नेक्स्ट वन, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को पहले ना प्रोटेक्ट किया जाता था, मतलब सर्टेन एरियाज जो थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिए जाते थे कि अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन एरियाज में सेटअप की जा रही है तो वहां पे कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री अपना सेटअप नहीं कर सकती। पर अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों को कह दिया कि भाई तुमने बड़े मजे ले लिए, अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को भी हम खुली छुट्टी देते हैं, जहां पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो करेंगे, कंपीट विद देम, कंपीट कर लो, ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी, आइदर यू अडेप्ट और यू पेरिश। देन कंट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जैसे हमने 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में पढ़ा था कि हमारी 3 कैटेगरीज थी इंडस्ट्रीज की, जिसमें कैटेगरी ए की बात करें तो उसमें 17 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई इसको 17 से 8 कर दिया, और 2010-11 तक आते आते इन इंडस्ट्रीज को 3 में कन्वर्ट कर दिया। वो 3 इंडस्ट्रीज अब कौन सी रहेगी? रेलवे, एटॉमिक पावर और डिफेंस, ये 3 रहेगी। फिर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, पहले कहा जाता था ना कि यार प्रोडक्शन अगर आपने बढ़ानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, पर अब ऐसा कुछ नहीं है, आप जितनी चाहे प्रोडक्शन करना चाहते हो करो, आप पे कोई रोक नहीं लगेगी। एंड देन फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, पहले क्या होता था, अगर मान लो हमने सपोज बाहर से मशीन खरीदनी है तो हमें क्या करना पड़ता था? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाया, ये कहते हैं आपने जो जो कैपिटल गुड्स मंगाने हैं, आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट मंगाना है, जेसीबी मंगाना है, जिसको चलते देख काफी सारे लोग वेले होकर खड़े हो जाते हैं, ऐसे देखते हैं कि जेसीबी चल रही है, आपने जो मंगाना है मंगाओ। क्यों मंगाना है? बिकॉज अल्टीमेटली इनसे तो बेनिफिट होगा हमारे देश को, इनसे तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज है वो शुरू होगी। तो ये सारी चीजें जो थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में की गई। उसके बाद अगर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात करें तो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? तो पहले है जो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक तो वो बैंक वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स को एडवांस करते हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते बट ये लोन्स जरूर देते हैं। अब ये लोन बड़े लेवल पे देते हैं, बहुत बड़े लेवल पे। ओके, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट,
जहाँ पे फॉरेन करेंसी का ट्रेडिंग होता है। ये सारी चीजें जो है इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाती है। अब इंडिया का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो रेगुलेट और कंट्रोल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब 1991 से पहले क्या था, मैं यहाँ पे 1991 लिख रहा हूँ। 1991 से पहले की कहानी अगर बताएं तो जो भी इंटरेस्ट रेट थे वो कौन डिसाइड करता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता था। डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट बैंक देगा, लोन के टाइम पे कितना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करेगा, वो सारा आरबीआई डिसाइड करता था। बट 1991 के बाद क्या हुआ कि आरबीआई का रोल जो था वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का बन गया। पहले रेगुलेशन कर रहा था सारे इंटरेस्ट रेट सारे कुछ खुद बताने, बट अब क्या बन गया, फैसिलिटेटर बन गया। अब कहता है भाई ये तुम्हारी सिरदर्दी है, तुम खुद ही देखो, तुम देखो तुमने अपने डिपॉजिट्स पे जो पैसा आपके पास जमा हुआ है आपने कितना ब्याज देना है, आपने जो लोन लेना है लोन देना है मतलब उस पे आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो ये भी आपकी मर्जी है। तो ये चीज पहले चेंज हुई। उसके बाद काफी सारे प्राइवेट बैंक्स चाहे डोमेस्टिक थे चाहे इंटरनेशनल थे 1991 के बाद इंडिया में आने शुरू हुए। ऐसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, और भी ढेर सारे प्राइवेट बैंक्स और ऐसे फॉरेन बैंक्स जो थे जैसे एचएसबीसी हो गया। ये सारे बैंक्स जो अब इंडिया में फंक्शनिंग करेंगे, इंडिया में इनको अलाउ कर दिया गया बिजनेस करना। दैट मीन्स अलॉन्ग विद द नेशनलाइज्ड बैंक जो हमारे पास अवेलेबल थे उस टाइम पे तकरीबन हमारे पास 16 17 18 के अराउंड नेशनलाइज्ड बैंक्स थे। 19 नेशनलाइज्ड बैंक थे 1993 में। यस, उसके साथ हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो भी अब काम करेंगे। प्लस एक और चीज इसमें की गई कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स है उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। पहले क्या था, हम इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में बिलीव नहीं करते थे बिकॉज क्यों, क्या था, हिस्टोरिकल ट्रॉमा था। हिस्टोरिकल ट्रॉमा क्या था, ब्रिटिशर्स वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आए थे। क्या करने आए थे, वो कहते थे हमें इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करनी है। जहांगीर के कोर्ट में आए, इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करेंगे बस और कुछ नहीं है। तो जहांगीर कहता गोरी चमड़ी वाला खुश हो गया देख के, फैक्ट्री सेटअप करने देख लिए। तो फैक्ट्री सेटअप करने के बाद आपको सब कहानी पता ही है क्या किया ब्रिटिशर्स ने। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करने के लिए फेरा, ये ड्रेकोनियन एक्ट था, बहुत ही गंदा एक्ट था। इसकी पीएचडी नहीं करनी हमने कि हाँ फेरा में क्या कुछ था। जब हायर स्टडीज करोगे देन आपको फेरा और फेम अप करना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। इसकी जगह पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लेके आए। अब इसमें क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा देश में दोनों फॉर्म्स में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की दो फॉर्म्स होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिनको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स भी कहा जाता है। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट समझो। मान लो सपोज ये एक भाई साहब है जो अमेरिका में रहते हैं और ये चाहते हैं कि इंडिया में एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं। अगर ये फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं दैट मीन्स इंडिया में ये क्या कर रहे हैं, एक एसेट का क्रिएशन कर रहे हैं। ओके और जब एसेट का क्रिएशन होता है दैट मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती है, ओनरशिप आ रही है। वेयर एज दूसरे सिनेरियो में मान लो सपोज ये एक जेंटलमैन है, ये जाते हैं कि यार इंडिया में ना जो रिलायंस कंपनी है ये पैसा अच्छा खासा कमा के दे सकती है। तो इसने क्या किया, रिलायंस कंपनी में शेयर्स खरीद लिए। इसको शेयर्स मिल गए रिलायंस के। ओके शेयर्स खरीदे तो इसको कहेंगे इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स। अब ये बंदा कभी भी शेयर्स को बेच के क्या है भाग सकता है, पर ये बंदा जिसने फैक्ट्री सेटअप किया वो नहीं जाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को कोल्ड इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। ठंडा पानी होता है ना, नहीं उठता भाप बन के, गर्म पानी जो है वो भाप बन के उठ जाता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को हॉट मनी कहा जाता है। एमएनसीज को कहा गया कि भाई भर भर के एमएनसीज पैसा लेके आए। इनको कह दिया कि अब आपकी जो ओनरशिप है इक्विटी में 26% टू 100% हो जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आप लेके आओ। किसी सेक्टर में 26% कह दिया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, किसी में 51, किसी में 49, किसी में 100% भी कर दिया। तो इस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म जो है वो किए। उसके अलावा देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में एक ऐसी चीज की गई जिससे काफी लोग दुखी भी और खुश भी हुए। मतलब जिसको कहे ना कि हाँ डिवाइडेड थे लोग, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छा है, कुछ कह रहे हैं बहुत खराब है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो इसका रिजल्ट कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं निकल के आया। 8 नवंबर 2016, मैं डेटा के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा। तो अनाउंस किया सरकार ने 8 नवंबर 2016 को
कि हम ये जो 500 और 1000 के नोट है ये बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। मोदी जी ने स्पीच में अपनी कहा आते ही दैट आज मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट वैलिड नहीं रहेंगे, मतलब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, तो खत्म कर दिए। अब क्या मैरिट थे? पहली बात तो जो ब्लैक मनी है उसको निकालना था। ब्लैक मनी का कलर ब्लैक नहीं होता, ब्लैक मनी वो मनी होती है जो हमने टैक्स ना भर के इकट्ठी की हो। प्राइम एग्जांपल है, 2 मूवीज है, देख लेना। आपने कहना यार सर मूवीज बहुत दिखाते हैं, यार जो अच्छी मूवीज है वही देखो बस। जैसे रेड है, एक शिवाजी द बॉस मूवी है, उसमें भी कुछ सीन्स है आईटी के, आप देख सकते हो। जिन्होंने टैक्स का पैसा नहीं पे किया, भर भर के पैसा अपने पास रखा हुआ है नोट की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में, वो निकाल के आओ। क्योंकि देखो जब 500 1000 के नोट बंद किए गए तो सरकार ने क्या कहा कि आप इन नोट को बैंक में जमा करा सकते हो। और एक चीज और दी, एक ऑप्शन और दिया कि यार जिनके पास ना एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं वो हमें बता दो, खुद ही बता दो, हम 30-40% काटेंगे, कुछ परसेंटेज था काटेंगे, उसके बाद आपको छोड़ देंगे सेल्फ डिक्लेरेशन पे। पर कोई नहीं निकला। उसके बाद श्रिंकेज ऑफ शैडो इकोनॉमी। अभी शैडो इकोनॉमी क्या है? देखो जब 2 नंबर में काम चलता है, 2 नंबर का मतलब है कैश में काम चल रहा है, ऐसे कैश में काम चल रहा है जो टैक्स का पैसा होना चाहिए था बट टैक्स में नहीं गया, तो उससे शैडो इकोनॉमी क्रिएट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात कहता हूं, मिस्टर ए नाम का एक पर्सन है जिसने टैक्स चोरी करके 1 करोड़ रुपया बचा के रखा अपने पास, ठीक है। अब 1 करोड़ ये व्हाइट में तो शो नहीं कर सकता, ये क्या हुई इसकी ब्लैक मनी हुई। अब ब्लैक मनी को कहीं पे दिखा तो सकता नहीं, बैंक के थ्रू तो पास नहीं कर सकता, बैंक के थ्रू तो ये इधर उधर ट्रांजेक्शन नहीं यूज कर सकता। सो व्हाट दैट पर्सन विल डू, ये पर्सन कैश में सारी गेम घुमाएगा। अब कैश को तो ट्रेस नहीं किया जा सकता। मान लो मैं आपको 500 का नोट दूं और कल आपको को कब दिया 500 का नोट, भाई मैं कैसे प्रूव करूंगा, कैश को कहां से प्रूव करूंगा? तो शैडो इकोनॉमी श्रिंक होगी जब सारे 500 1000 के नोट निकल गए मार्केट से, इकोनॉमी से, तो ऑब्वियस ही बात है ऐसी इकोनॉमी खत्म होगी। टैक्स इवेजन को रिड्यूस हुआ। जो लोग टैक्स नहीं भरते थे, तकरीबन 87% के अराउंड करेंसी जो थी वो 500 1000 के नोट की थी। अब आ गई ना बैंक में सारी करेंसी, जब करेंसी बैंक में आ गई तो भाई पता लग गया किनके पास क्या कुछ है। बैंक डिपॉजिट बढ़े, अल्टीमेटली जो बैंक का डिपॉजिट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब बैंक का डिपॉजिट इंक्रीज हो तो डेफिनेटली बैंक लोन्स जो है वो ज्यादा दे सकती है। एंटी सोशल एक्टिविटी में बहुत बड़ा एक डंडा पड़ा। एंटी सोशल एक्टिविटी जैसे अब काउंटरफिटिंग बहुत चल रही थी, 500 1000 के नकली नोट बहुत ज्यादा छपे हुए थे, तो इसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है या फिर कोई गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज है बहुत ज्यादा चल रही थी, तो उनपे चेक लगाया गया। एंड देन प्रमोशन ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शन, वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि सरकार डेफिनेटली प्रमोट करना चाहती थी वो क्या थी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना। तो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को काफी ज्यादा प्रमोशन मिला, पर फायदों के साथ साथ ना नुकसान भी हुए। तो नॉर्मल लिविंग जो थी वो डिस्टर्ब होगी, लोग लाइन में जा रहे थे। एट दैट टाइम मैंने बैंक से रिजाइन किया ही था एंड देन टीचिंग फील्ड में आया था, तो उस टाइम पे आई हैव सीन द थिंग्स कि कितना ज्यादा लोग जो थे वो प्रॉब्लमेटिक थे। आप वीडियोस देख सकते हो, कैश क्रंच हो गया, 500 1000 के नोट निकल गए, देश में से 87% करेंसी लीगल टेंडर नहीं रही, वो नहीं चल रही है, पुराने नोट नहीं चल रहे, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो अल्टीमेटली कैश का क्राइसिस आएगा। अब कोई भी आ रहा है पेमेंट दे रहा, भाई पुराना 500 का नोट है लेगा, या दूसरा बंदा कहेगा भाई मैं इसको कहां से एक्सचेंज कराऊंगा, नहीं लेगा। अब कैश का क्राइसिस आ गया, लोगों को काम से निकाल दिया गया, शैडो इकोनॉमी गई और जॉब लॉस हुआ, इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, जीडीपी हमारा कम हुआ, बिकॉज हमारी यार इकोनॉमी जो है ना वो कैश पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उस टाइम पे। तो अभी तो चलो डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगे, पर क्या 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन है? भाई नहीं, नहीं हो सकता। कैश अभी भी बहुत ज्यादा प्राइमली इंपॉर्टेंट है। हमारी 90% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। जब मैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर कराऊंगा इसके बारे में भी बताऊंगा कि इसका नुकसान क्या है। और बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी। कैसे लंबी लंबी लाइनें लगी, ये देखो, अलग अलग बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, इतनी लंबी लाइनें थी। बेचारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों को भी ये कहना पड़ गया कि भाई चल अब क्या लंच ब्रेक करे, अब सीधा सीधा क्या करते हैं, काम ही करते हैं। इनको भी बेचारों को लंच ब्रेक का टाइम नहीं मिल रहा था, इतना ज्यादा क्राउड था। अगर इनको लंच ब्रेक का टाइम नहीं मिल रहा था, आप समझ सकते हो कि लोगों का क्या हाल होगा।
अब उसके बाद डिमोनेटाइजेशन की वजह से ये देखो, पहले डिमोनेटाइजेशन से पहले हमारा जीडीपी 9.1 था और उसके बाद लगातार हमारा जीडीपी जो था वो क्रैश करता था। ये क्वार्टरली जीडीपी का रिजल्ट है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो प्रॉब्लम में भी आई डिमोनेटाइजेशन के बाद। फिर उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स। अब सरकार ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आए अपनी टैक्स पॉलिसी में। अब टैक्स जो है वो दो तरह के हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं, जो हमने कमाया उसके ऊपर टैक्स पे करना है। जब बजट चैप्टर कराऊंगा इसको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं ऐसे टैक्सेस जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस में जैसे इनकम टैक्स आ गया, उस टाइम पे वेल्थ टैक्स भी होता था, देन कॉर्पोरेशन टैक्स है, कैपिटल गेन टैक्स है, ये सारे। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी तो नहीं था उस टाइम पे, सेल्स टैक्स था। इवन 1991 के टाइम पे सर्विस टैक्स भी नहीं था, वैट है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, ये सारे टैक्स थे। एक्साइज ड्यूटी था, कस्टम था, तो ये सारे के सारे टैक्सेस थे। अब मैं टैक्सेस बताता हूँ, आप एक चीज देखो कितने ज्यादा टैक्सेस थे उसके बारे में बताऊंगा। पर लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर था बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बहुत हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस थे। अब कितने हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस थे ये देखो, ये इनकम टैक्स का स्लैब है। अभी अभी बजट आया, आपने देखा होगा कितने लाख तक टैक्स नहीं पे करना, 12 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना, यही है ना बजट में आया। ओके, पर उस टाइम पे देखो क्या है, अगर आप 22,000 रुपए तक कमाते हो तो कोई टैक्स नहीं। अगर आप 22,000 से 30,000 तक कमाते हो तो 20% टैक्स, 30 से 50 तक 30% टैक्स, 50 से 1 लाख तक 40% टैक्स, और 1 लाख से ऊपर अगर आप कमाते हो तो 50% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और टैक्सेबल इनकम अगर आपकी, ये देखो सरचार्ज भी लगेगा 12% ऑन टैक्सेबल इनकम इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹75,000। तो देखो आधी इनकम सरकार ले लेगी आपकी, इतना ज्यादा टैक्स था। और फिर आफ्टर रिफॉर्म्स, ये देखो कंप्लीट टैक्स स्ट्रक्चर, मतलब कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था और हाई टैक्स रेट्स थे, जिसकी वजह से लोग टैक्स पे नहीं करते थे। लोग इनकम ही नहीं शो करेंगे अपनी, भाई क्यों करें इनकम शो, 50% तो तुम ही ले जाओगे। लोग भी सही है अपनी जगह पे। ओके, ड्रैकोनियन इनकम टैक्स, इतना ज्यादा इनकम टैक्स कोई लगाता है? नहीं लगाती कोई भी गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज्यादा टैक्स था। और लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इनकम टैक्स और जो कॉर्पोरेट टैक्स थे और कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनको रिड्यूस किया गया। ये लिबरलाइजेशन के बाद की बात है। 92 और 93 का टैक्स स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप 30,000 से 50,000 तक कमा रहे हो तो 20% टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 से 1 लाख कमा रहे हो तो 30%, और 1 लाख से ऊपर कमा रहे हो तो 40%। अभी भी 10% जो रिड्यूस कर दिया। अब 1 लाख पहला कितना था, 50% था, सरचार्ज भी था, अब सरचार्ज जो है वो नहीं है। तो काफी हद तक कम किया गया, बिकॉज ये जरूरत थी कम करने की। फिर जीएसटी, तो जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ हमारे देश में, 1 जुलाई 2017। क्या एक दिन में आया जीएसटी आ गया? 2007 से बात चल रही थी जीएसटी की इंडिया में आने की। उस टाइम पे ना कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, उस टाइम बीजेपी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया करती थी कि अब जीएसटी नहीं लेके आना। बट फिर जीएसटी लेके कौन आई? बीजेपी गवर्नमेंट आई। चलो इसको पॉलिटिकल नहीं करते। इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? बिकॉज यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर जो था इंडिया में क्रिएट करना था। पहले क्या हुआ करता था, जो टैक्सेस थे वो हर स्टेट के अलग अलग हुआ करते थे। अब उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती थी, जिस वजह से सरकार ने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, जिसका स्लोगन दिया 1 टैक्स 1 नेशन 1 मार्केट। एक तरह का टैक्स होगा, हमारा एक नेशन है, मेरा भारत महान, और 1 मार्केट क्रिएट की गई। स्ट्रक्चर क्या था? अब अगर मैं कहूं कि यार ये रट्टा मारो जिंदाबाद वाली बात है, तो कितने की याद करोगे? बहुत सारी आइटम्स हैं, दीज आइटम्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। ये चेंज होती रहती है भाई, इसमें कुछ कुछ आप देख लेना क्या है, पर रट्टा नहीं मारना, कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो 0% स्लैब है, 5% है, 12% है, 28% है और 18% है। ये सारी जो स्लैब्स है वो जीएसटी की स्लैब्स है। और अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के टाइप्स क्या है? सीजीएसटी है जिसको सेंट्रल जीएसटी कहा जाता है, एसजीएसटी है जिसको स्टेट जीएसटी कहा जाता है, और आईजीएसटी है जिसको इंटीग्रेटेड जीएसटी कहा जाता है। तो ये 3 टाइप्स है जीएसटी की।
आईजीएसटी जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है एडिशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अब कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। देखो, इट इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन। द ultimate motive of bringing GST into table was to remove cascading effect। क्या था ये कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको रिमूव करने के लिए सरकार ने जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन किया? कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगना। इसकी कहानी हम समझते हैं। देखो जी, होलसेलर है, देन हमारे पास एक रिटेलर है, एंड देन हमारे पास एक कस्टमर है। ओके, और नीचे मान लो योगी जी बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर। तो होलसेलर ने 10,000 रुपए का मोबाइल फोन किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। योगी जी कहते भाई रुक जा। क्यों रुक जा? 10% टैक्स दे इसके ऊपर। समझ गए? अब 10% टैक्स लगा तो 10,000 का तो मोबाइल था और 1,000 रुपए टैक्स लग के मोबाइल फोन कितने का हो गया? 11,000 रुपए का हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या था? अब रिटेलर ने भी तो कुछ कमाना है। इसने कहा चल यार 1,000 रुपए मैं अपना प्रॉफिट रख लेता हूं। तो ये टोटल कितना का हो गया? 12,000 रुपए का हो गया। अब 12,000 रुपए का कस्टमर को बेचता हूं। योगी जी कहते भाई फिर रुक जा। क्यों रुक जा? 10% टैक्स दे इस पे। कितना हो गया? 12,000 प्लस 1200, 13,200 हो गया। तो कस्टमर को कितने का मिला? 13,200 पे। पर आप एक चीज देखो, अब ये तो हर स्टेज पे जैसे वैल्यू ऐड हुआ, जैसे इसने 10 का बेचा, टैक्स लग गया। अब इसने भी तो वैल्यू ऐड किया ना 1,000 रुपए उस मोबाइल पे, तो इस पे भी टैक्स लग गया। पर अल्टीमेटली ये तो वैल्यू एडिशन हो गया। बट कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे खत्म करना है? अब जब एक चीज देखो, जब रिटेलर ने 1,000 रुपए के ऊपर, ये वाला देखो, ये वाला ये टैक्स का वैल्यू है, ये मोबाइल का वैल्यू है, ये टैक्स का वैल्यू है, ये 11,000 बन गया। और 11,000 से वो 1,000 वैल्यू और बढ़ाते हैं अपनी, तो जो फोन है वो कितने का बन गया? 12,000 का बन गया। अब ये 12,000 कैसे बना? 10 का मोबाइल था, 1,000 टैक्स था और 1,000 और टैक्स था। सॉरी, इसने वैल्यू ऐड किया। अब योगी जी क्या कह रहे हैं? इस पे भी टैक्स तो चलो ठीक है, इस पे बनता है। कितना बन गया टैक्स? 1,000 टैक्स बन गया। इस पे भी टैक्स तो कितना बन गया? 100। इस पे भी टैक्स तो वैल्यू ऐड किया 100, तो कितना हुआ? 1200 हुआ। 1200 हमने निकाला था। पर ये जो टैक्स है, ये टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो तुम। ऐसा टैक्स पे टैक्स जो है खत्म करो। ये है कैस्केडिंग इफेक्ट। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ज्यादा, हम इसको कहते हैं कि सिंपल है, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाना। समझे? उसके बाद ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? मान लो सपोज पंजाब से सामान जो है वो हरियाणा बिकने गया, तो एंड कंजम्पशन कहाँ पे हुई? एंड कंजम्पशन हुई हरियाणा में, तो टैक्स भी कहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा? हरियाणा में, चाहे प्रोडक्शन जो है पंजाब में। इसीलिए बहुत सारी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है, जो मेजर प्रोडक्शन करने वाली स्टेट्स है, वो कहती भाई हमने इसको नहीं अप्लाई करना। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या सिस्टम है? मान लो, अब इसमें समझते हैं एक रिटेलर है, एक होलसेलर है और एक यहाँ पे कस्टमर है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिनेरियो समझो क्या है? रिटेलर ने सामान खरीदा होलसेलर से, सामान आ गया और रिटेलर ने जो टैक्स है वो कितना दिया? 15,000 रुपए का टैक्स दिया, मतलब परचेज पे टैक्स दिया। इसको कहेंगे इनपुट टैक्स। और कस्टमर को सामान सेल किया तो कस्टमर ने भी इनको टैक्स दिया 20,000 रुपए का। ओके, टैक्स ना तो रिटेलर ने अपने पास रखना, ना होलसेलर ने अपने पास रखना। रिटेलर ने होलसेलर को कितना टैक्स दिया था? 15,000 का। और कस्टमर से कितना कलेक्ट किया? 20,000 का। अब जब सरकार रिटेलर को फोन करेगी कि भाई टैक्स पे कर 20,000 का, तो रिटेलर क्या कहेगा कि सरकार मैंने तो 15,000 ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो ठीक है भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ले। अब तेरे को कितना टैक्स पे करना है? 5,000 रुपए का टैक्स पे करना है। ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मेरिट्स। इसके क्या है? यूनिफॉर्म टैक्स अक्रॉस नेशन है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको बता दिया। मार्केट साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, इवन गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ा और हर महीने जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लगातार इंक्रीज हो रहा है। बट अभी भी कई प्रोडक्ट्स पे जीएसटी के रेट सेटल नहीं हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इसलिए रट्टा मारो जिंदाबाद वाला काम इस पे नहीं चलेगा। और
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इस पे भी अभी भी जीएसटी जो है एप्लीकेबल नहीं है। पेट्रोलियम पे अभी भी बहुत ज्यादा डिबेट चलता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में ले आया जाए। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज के कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, जिसमें बीओपी क्राइसिस को हमने रिजॉल्व करना था। हमारा बीओपी क्राइसिस क्यों हुआ था? बिकॉज हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो हमारे एक्सपोर्ट से क्या थे, ज्यादा थे, इस वजह से हमारा बीओपी क्राइसिस हुआ था। अब हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो जानबूझ के अपनी करेंसी का वैल्यू डीवैल्यू किया गया, गिराओ अपनी करेंसी का वैल्यू। अगर पहले मान लो सपोज $1 जो था वो 10 रुपए का था, अब उसके बाद कह दिया $1 32 रुपए का कर दो, इतना गिरा दिया। क्यों? बिकॉज इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने थे। कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ने थे? मान लो सपोज पहले कोई फॉरेनर आता था इंडिया में, तो उसको $1 के कितने रुपए मिल रहे हैं? 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 10 का लेज का पैकेट लेके जा सकता था। ओके, अब वो आ रहा है $1 लेके, तो उसको कितने पैकेट लेज के मिलेंगे? 3 पैकेट, 2 रुपए बचे, 2 रुपए की कुल्फी भी खा सकता है वो, समझे? तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने थे, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ने थे, बाहर वाले बंदे हमसे सामान खरीद रहे हैं, तो डॉलर पाउंड लेके आएंगे ना, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। ओके, और रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको बंद किया। 2 तरह के एक्सचेंज रेट रजीम होते हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल। हमने फ्लेक्सिबल में बाद में क्या किया, शिफ्ट मारा, जो कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे वर्क करता है। देन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, जो हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी वो लंबी पॉलिसीज बनाई गई। हमने सारे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, टैरिफ रेट्स कम किए, इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म किया, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी क्या किया, खत्म किया। मतलब जो हम प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी खेल रहे थे कि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अब कहते हैं भाई आज जितना कंपटीशन करना है करो। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो इंडिया को हुआ। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जो ऑपरेशंस है किसी भी बिजनेस के वो प्राइवेट सेक्टर को दे दो। सरकार ने क्या किया, जो अपनी सरकारी कंपनी की ओनरशिप थी उसमें सरकार ने उस ओनरशिप को डाइल्यूट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को कह दिया कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हो। अब या तो सरकार ने कंप्लीटली ओनरशिप छोड़ दी, कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया, या फिर सरकार ग्रेजुअली क्या कर रही है, अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर रही है। मान लो किसी कंपनी में 100 रुपया सरकार का शेयर है, 100% मान लेते हैं, तो सरकार ने पहले 10% छोड़ दिया, फिर 10% छोड़ दिया, फिर 20% छोड़ दिया। इस तरह से सरकार अपनी जो ओनरशिप है उसको डाइल्यूट कर रही है। तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो कंप्लीटली सेल कर दो सरकारी कंपनी को, प्राइवेटाइज कर दो, या फिर धीरे धीरे विड्रॉ करो मैनेजमेंट में से, तो जो मैंने आपको बताया। और डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी जो है वो यही काम करती है कि धीरे धीरे सरकार क्या करती है, अपनी ओनरशिप को डाइल्यूट करती रहती है। जो डिसइन्वेस्टमेंट्स है वो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करती है, तो सरकार अपनी शेयर कैपिटल जो है वो बेच देती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्यों की जाती है? बिकॉज देखो कई जगह पे सरकार ढंग से काम नहीं कर पाती। एयर इंडिया का एक प्राइम एग्जांपल था। एयर इंडिया पहले ना टाटा के पास थी, तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करवाया और सरकारी खाते में ले आए इसको। अब सरकार को नहीं आता भाई एयर इंडिया चलाना, मतलब जहाज तो पायलट ही चलाएगा, मतलब कंपनी चलानी नहीं आ रही, तो कंपनी लगातार लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस कर रही थी। या कितने ज्यादा लॉसेस तुम लोग कराओगे? तो इस कंपनी को फाइनली किसको बेच दिया गया? दोबारा से टाटा को बेच दिया गया। अब जब टाटा जी को बेचा तो पैसा आया सरकार के पास। डिसइन्वेस्टमेंट इज ए कैपिटल रिसीट, एसेट बेचा, पैसा निकल आया। अब पैसा निकल आया तो सरकार ने तो ये देखना कि मैनेजरियल एफिशिएंसी क्रिएट हुई है नहीं हुई, तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी मैनेज हो जाएगा, बिकॉज सरकार के पास इनकम आ रही है। प्राइवेटाइजेशन की क्या नीड थी? देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस जब शुरू हुआ था तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो पीएसयूज थे उनको प्राइमरी रोल दिया गया, की रोल दिया गया, तो जो पीएसयूज थे वो डाइवर्सिफाई हो सके और इंडिया में इंडस्ट्रियल बेस बढ़ा चुके। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कई सारे लोग जो थे वो पीएसयूज में शिफ्ट होने शुरू हुए और नवरत्न मिले हमें, हमारी नवरत्न कंपनियां मिली। पर अल्टीमेटली काफी सारे करप्शन, इनएफिशिएंसी, लीकेजेस, स्पिल, तो कई सारी कंपनीज जो थी वो सोशल लायबिलिटीज बन के रह गई, जिनको लॉस होने के बाद में ना सरकार को मजबूरन चलाना पड़ रहा था। 1991 में सरकार ने डिसाइड किया कि ऐसी सभी इंडस्ट्रीज को फेज आउट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, पर नवरत्न को अभी भी एज पीएसयूज रिटेन किया गया। अब ये नवरत्न कौन कौन सी कंपनीज थी? नवरत्न किंग विक्रमादित्य के नौ जो है ना कोर्टमैन थे, उनसे नाम जो था वो लिया गया था।
किंग विक्रमादित्य के 9 रत्न, आपने अकबर के भी 9 रत्न सुने होंगे, बट ये कंसेप्ट जो था हमारे इंडियन किंग विक्रमादित्य जैसे लिया गया था। तो ये 9 रत्न कंपनीज कौन थी जो हाईली प्रॉफिटेबल? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, और लास्ट वन इज एनटीपीसी। क्या अब ये नवरत्न कंपनीज हैं? इनमें से कई कंपनियां महारत्ना कंपनी बन चुकी हैं। क्या अब नवरत्न में सिर्फ 9 कंपनियां? नहीं जी, नवरत्न में अब 9 से ज्यादा कंपनीज हैं। गेन्स क्या हुए प्राइवेटाइजेशन के? जब प्राइवेटाइजेशन होगा, जब प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होगा तो सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्रिएट होगा, वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करेंगे और अपने आप को अपग्रेड, क्योंकि कंपटीशन आएगा तो अपग्रेड करना पड़ेगा, और साथ ही साथ काफी सारे प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन होंगे। व्हेन आई वाज अ किड, तो हम जब टीवी देखते थे उस टाइम दूरदर्शन अवेलेबल होता था, तो शक्तिमान बहुत देखते थे, चैनल्स इतने ज्यादा हमारे पास नहीं अवेलेबल होते थे, छोटी सी सिटी में रहते हैं, ओके, तो वहां पे इतनी ज्यादा चीजें नहीं थी। पर जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ उसके बाद केबल टीवी आना शुरू हुआ, काफी सारे चैनल्स देखने को मिले, तो डाइवर्सिफिकेशन वाज देयर। उसके बाद कंज्यूमर सॉवरेन हो गया। जब डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्ट्स का, तो कंज्यूमर के पास ना आजादी होगी, कंज्यूमर कोई भी सामान खरीद सकता है। अब जैसे आज के टाइम पे आपके पास कितने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, आप नेटफ्लिक्स ले सकते हो, आप प्राइम खरीद सकते हो, आप उसके बाद जियो हॉटस्टार खरीद सकते हो, यू कैन परचेज एनीथिंग वट एवर यू वांट। आज के टाइम पे कंज्यूमर किंग है, तो सॉवरेनिटी है, आप जो पैसा खर्चोगे आपको उस चीज का वैल्यू मिल जाएगा। लॉस क्या हुए? सोशलिस्ट पैटर्न खत्म हो गया, प्राइवेट वाले तो प्रॉफिट कमाएंगे, भला नहीं करेंगे, और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो क्या होगी? लॉस होगी। एक ट्रेजेडी हुई थी, सिरसिला ट्रेजेडी, तो इसमें क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, तो उसकी वजह से वहां पे जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, अब हैंडलूम इंडस्ट्री जब इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो काफी सारे लोगों को काम से निकाल दिया, जब काफी सारे लोगों को काम से निकाला अल्टीमेटली सुसाइड हो गया, तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो थी वो हुई। नेक्स्ट मूव ऑन टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? पूरी दुनिया को इंटीग्रेट कर देना, पूरी दुनिया एक हो जाओ, लेट द वर्ल्ड बी अ ग्लोबल विलेज। इंटरनेट ने तो ग्लोबल विलेज बना ही दिया। तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि हाँ आपने क्या, आपने फ्री फ्लो करना है ट्रेड और कैपिटल का। क्या 100% फ्री फ्लो है ट्रेड और कैपिटल का? अभी 100% नहीं है, बट ज्यादा से ज्यादा ओपननेस करनी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ानी, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करनी। मतलब आप इस पिक्चर से देख सकते हो, पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो आपस में क्या कर रही है? इंटरेक्ट कर रही है। और ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस की एक सबसे बड़ी कहानी क्या है? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटकम है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का। अब इसमें क्या है? इसमें बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो क्या करती हैं? वो हायर करती हैं जो ऐसी कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिनके पास स्किल्ड मैन पावर है, ताकि उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम पड़े। अब ऐसी सर्विसेज क्या है? जैसे कॉल सेंटर की सर्विस हो गई, क्लिनिकल एडवाइस होगी, टीचिंग होगी, ये सारी सर्विसेज की। इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है, क्यों? बिकॉज इंडिया में लेबर सस्ती है और इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन भी हुआ हुआ है। अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। अगर मान लो सपोज जैसे ना हमारे यहाँ के लोग कनाडा जाके बहुत ज्यादा खुश हैं, ओके, अब कनाडा में मान लो सपोज 1 घंटे काम करते हो तो $16 के अराउंड मिल जाता है, वो कैनेडियन डॉलर है, ये कैनेडियन डॉलर मिलता है, 20 भी मिल जाता है, लेट से 20 कर देते हैं, राउंड ऑफ हो जाएगा, 60 रुपए का डॉलर चल रहा है, तो 1200 रुपए बन गए। तो 1 घंटे के कितने? 1200 रुपए। भाई इंडिया में दिहाड़ी मिलती है कई बंदों को इतनी, पूरा महीने अगर काम करते हैं तो वो 1 घंटे के 1200 लेके जा रहे हैं। अगर 8 घंटा काम कर रहे हैं तो आप खुद देख लो 9600 रुपीज ले जाएंगे, और इंडिया में 1200 रुपए से वो पूरा का पूरा बंदा खुश होकर काम कर जाएगा। तो चीप लेबर बहुत है, और मोर ओवर यहाँ पे स्किलफुल लेबर है जिनको कंप्यूटर चलाना आता है। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ऐसे बीपीओ वाले काम जो है वो टीसीएस जैसी कंपनी, इन्फोसिस जैसी कंपनी को आउटसोर्स करती है, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम से कम हो सके। प्लस उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी थी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, वो देखते हैं। इक्विटी लिमिट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बढ़ा देगी, जैसे आपको पहले भी बताया था, 26% से 51% से 70%, 90%, 100% तक इक्विटी लिमिट बढ़ा देगी कि आओ आप इन्वेस्टमेंट करो हमारे देश में। पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी, ये समझो क्या है?
जो हमारा इंडियन रुपी है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है करंट अकाउंट आइटम्स पे। इसके लिए आपको बीओबी चैप्टर आना चाहिए। मैं बीओबी चैप्टर पे नहीं जाऊंगा बिकॉज उसका बहुत ज्यादा इसको है ना एक किस्म का खलारा बहुत पै जाना, आप होते नहीं जाना, आप सीधा इतने फोकस कर दे। तो करंट अकाउंट बेसिकली क्या है? तो करंट अकाउंट में हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, आसान शब्दों में कहें। अगर मान लो सपोज यूएस से ये जो मोटरसाइकिल है इंडिया में बिकने आया और ये मोटरसाइकिल का प्राइस मान लो 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख के जितने भी डॉलर्स बनते हैं कन्वर्जन कराया जाएगा और यूएस को दे दिए जाएंगे, बात खत्म। मतलब करंट अकाउंट पे अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो उसका जितना भी पैसा है आप रुपये को पूरा का पूरा कन्वर्ट करा के दे सकते हो। अगर 20 लाख का है तो 20 लाख के डॉलर दो और पेमेंट कर दो। बट करंट अकाउंट जो है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है कैपिटल, सॉरी इंडियन रुपी जो है वो पार्शियली कन्वर्टेबल है कैपिटल अकाउंट की आइटम्स पे। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स, अगर मान लो सपोज आप लोन देना चाहते हो या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यूएस में, आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो क्या आपको 1 करोड़ के डॉलर्स मिल जाएंगे? आंसर इज नो। उस पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगेगी, आप पूरे के पूरे 1 करोड़ नहीं ट्रांसफर कर सकते, वहां पे कम डॉलर्स मिलेंगे। करंट अकाउंट में जो मर्जी सामान खरीद लो, बट कैपिटल के केस में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है वो 5 साल की बनाई गई, पहले 3-3 साल की बनाई जाती थी। ओपन कंपटीशन हो और गुड्स को फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए। टैरिफ्स खत्म किए गए, रिड्यूस कर देंगे, मतलब खत्म तो कंप्लीटली कर ही नहीं सकते, और कोटास को भी रिड्यूस किया गया। ओके, जैसे अभी भी टैरिफ तो कभी कितने भी लगते हैं, इंडिया यूएस पे टैरिफ लगा रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं हम इंडिया पे टैरिफ लगाएंगे, जितने परसेंट इंडिया टैरिफ लगाएगा उतने परसेंट टैरिफ हम लगाएंगे। तो वो सारी चीजें जो है वो कंट्रोल में लेके आए। नाउ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कमेंस कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 अंडर मार्राकेश एग्रीमेंट। तो 123 कंट्रीज ने उस टाइम पे स्टार्ट की थी, मतलब सिग्नेटरीज जिसको कहे। इंडिया जो था वो फाउंडिंग सिग्नेटरी था। हेड ऑफिस जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, मोस्ट ऑफ दी जो बड़ी बड़ी एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में बैठी है। और इसने रिप्लेस किया जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को, जो गैट था 1948। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सीबीएसई ने पूछा है इस क्वेश्चन को। तो गैट को क्या किया? रिप्लेस किया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल ऑब्जेक्टिव है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करो। मतलब जो कंट्रीज टैरिफ लगाती है वो टैरिफ ना लगाओ, अब फ्रीली ट्रेड को एक्सपोर्ट करो, कंपटीशन करो, कम्पीट करो, जितना आप गुड्स से कम्पीट कर सकते हो करो, किसी भी देश को रोको मत। अगर वो कोई बंदा यूएस से अपना सामान इंडिया में बेचना चाहता है तो इंडिया को रोकना नहीं चाहिए, और इंडिया से मान लो कोई सामान यूएस में बेचना चाहता है तो यूएस को भी नहीं रोकना चाहिए। काफी सारे बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए। बायलैटरल मतलब 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, और मल्टीलैटरल मतलब 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स। और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है, आप लोग करो। पर आपको एक बात बताऊं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो कहानी है ना, समहाउ लगती है कि ये ना डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। वाई सो? अब ये सारी कहानी गुड्स को लेके कर रहे हैं। अब गुड्स तो ज्यादा प्रोडक्शन किसके पास होगा? डेवलप्ड नेशन के पास होगा। डेवलपिंग नेशंस के पास तो इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ही नहीं। डेवलपिंग नेशंस के पास क्या है? उनके पास है ह्यूमन रिसोर्स। ये क्यों नहीं सर्विसेज की बात करते? अगर ये कहते हैं गुड्स का फ्री मूवमेंट होना चाहिए तो लोगों का फ्री मूवमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? तो इस पे हमेशा जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है डेवलपिंग नेशंस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे करते रहते हैं। गुड इफेक्ट्स क्या हुए? थोड़ा सा जल्दी करते हैं। वाइब्रेंट इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जाग गई थोड़ा सा, जो जीडीपी हमारा कम था वो सही होना शुरू हुआ। इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा दवाई था, दवाई का काम था, स्टिमुलेंट था, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू गिव अ मेडिसिन। डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हुआ, हमारे टोटल एक्सपेंडिचर थोड़े से कम हुए, रेवेन्यू हमारे एक्सीड हुए। फॉरेक्स बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से 12 महीने का फॉरेक्स इस टाइम पे है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आई। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंगल डिजिट में रही, उसके बाद जब ये जो 13-14 वाला साल था हमारा, उस टाइम डबल डिजिट पे आई थी।
कंज्यूमर आजाद हो गया, कंज्यूमर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए। पहले फिएट की कार चलती थी, एम्बेसडर कार चलती थी, उसके बाद मारुति सुजुकी ने काफी सारी कार्स जो थी वो प्रोवाइड की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई काफी सारे देश में। इंडिया एक एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बन गया। आज आप इंडिया को रिकॉग्नाइज्ड इकोनॉमिक पावर के तौर पे कंसीडर कर पाओगे, कर भी पा रहे होगे, बिकॉज बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली टू मार्केट कॉम्पिटिटिव, तो मोनोपोली जो था, सिंगल सेलर थे, वो सिंगल सेलर को कन्वर्ट करके काफी सारे जो सेलर्स है वो आए। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से ये, मतलब पहले ये था पूरा का पूरा सीन कि अगर मान लो सपोज आपने टेलीफोन भी लगवाना होता है ना, तो टेलीफोन लगाने के लिए भी आपको कई कई महीने लग जाते थे घर में। आज आप कहोगे आपको टेलीफोन लगाना है, आपके कहने से आप कहोगे, बाद में वो बंदे पहले आपके घर में जाके टेलीफोन इंस्टॉल कर देंगे। बैड इफेक्ट क्या हुए? एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा निगलेक्ट किया गया, और ये क्वेश्चन आ चुका है, सीबीएसई पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को। इन्वेस्टमेंट्स एग्रीकल्चर में कम की, बिकॉज सारा ध्यान इंडस्ट्री पे देना शुरू कर दिया, शहरों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। सब्सिडीज विड्रॉ की गई। अब पहले सबसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि सब्सिडी विड्रॉ करो, बहुत बड़ा रोल है उनका, क्योंकि सब्सिडी अगर देते हैं तो इंडिया की फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती तो फूड ग्रेन के दाम भी कम होते, दाम कम होते तो इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी बेच सकते थे। तो इंटरनेशनल मार्केट वाली कंट्रीज कह रही हैं कि ये सब्सिडी देके अपने रेट्स कम कराते हैं, कम करो। इंपोर्ट ड्यूटी कम की है कि बाहर से अब फूड ग्रेन इंडिया में आ सकते हैं। अब बाहर से अगर फूड ग्रेन इंडिया में आएंगे तो इंडिया के फार्मर्स को कंपटीशन मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा तो उनके फार्मर सफर करेंगे, और क्रॉपिंग पैटर्न हमारा शिफ्ट हो गया, कैश क्रॉप्स की तरफ हम मूव होना शुरू हो गए। देन कई इंडस्ट्रियल ग्रोथ में स्लो डाउन आया, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट भी आई, अभी भी है। डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने काफी सारी कंपनीज बेच दी, मतलब सरकार की एसेट्स कम हुई। फिस्कल पॉलिसी सरकार ने चेंज की अपनी। क्या था फिस्कल पॉलिसी में चेंज करना? सरकार ने मतलब अपनी जो टैक्सेशन पॉलिसीज है, अब एक चीज देखो, जीएसटी इंप्लीमेंट किया, अभी जीएसटी क्या फिक्स हो रहा है? सरकार ने अननेसेसरी कई जगह पे खर्चे किए, जो अननेसेसरी थे वो पॉलिसी थी। लॉपसाइडेड ग्रोथ प्रोसेस था, कुछ एरियाज डेवलप हो रहे थे, कुछ एरियाज डेवलप नहीं हो रहे थे। अर्बन कंसिडरेशन, जैसे कि बताया कि शहरों में ज्यादा कंसंट्रेशन हो गया। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, पहले पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म था, 200 साल इंग्लैंड ने राज किया हमारे ऊपर, अब इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है। भाई अब बर्गर खाने जाना है, कहां पे जाना है? मैकडॉनल्ड्स जाना है। कहां की कंपनी है? यूएस की कंपनी है। पिज्जा खाना है, डोमिनोज में जाना है, अगेन अमेरिकन कंपनी। फोन लेना है, एप्पल का लेना है, अगेन अमेरिकन कंपनी। तो पॉलिटिकली कॉलोनियल तो बने नहीं, इकोनॉमिकली कॉलोनियल जरूर बन गए। और कंज्यूमरिज्म का स्प्रेड हुआ, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा जो पैसा है वो खर्च करना शुरू कर दिया, बिकॉज अभी इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में। मतलब आंखें ऐसे करती हैं, यार ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, ये भी खरीद ले, वो भी खरीद ले, क्रेडिट कार्ड ले ही जा रहे हैं लोग, खरीद ही जा रहे हैं उन पे सामान, और एट द एंड ऑफ द डे दे आर गेटिंग देमसेल्फ इनटू अ डेट ट्रैप। तो ये बैड इफेक्ट्स थे एलपीजी के। विद दिस ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद हो, आ गया हो। मैंने पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया। आई नो चैप्टर लंबा हो जाता है, बट अल्टीमेटली डिटेल डिस्कशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वन शॉट का फायदा है। तो टिल देन टेक केयर ऑल, प्रिपेयर वेल एंड स्टे ब्लेस्ड।